गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या होती है। इसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और इससे ये समझने की कोशिश की थी कि अर्थ पर जो डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स हैं या रिलीफ फीचर्स हैं वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये देखने में काफ़ी अजीब लगता है कि सेम पीस ऑफ लैंड पे ही अलग अलग तरीके के हमको रिलीफ फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे प्लेन्स, प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें, या कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट, ये सब हमें इसी पृथ्वी पर ही देखने को मिलते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? तो इन चीज़ों को समझने के लिए जब जियो साइंटिस्ट ने कोशिश की तो उनके सामने एक थ्योरी आई, एक थ्योरी उन्होंने दी जिस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या नाम था थ्योरी का? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स दी तो उसमें 2-3 थ्योरी थी कि किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें बनी हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी कि प्लेट्स का कैसे मूवमेंट होता है, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं बनते हैं। इसमें साथ में कुछ और बाहरी चीज़ें हैं जैसे वेदरिंग, इरोजन, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाकी रिलीफ फीचर को बनाने में। अब चूंकि चैप्टर का नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में ये सारी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं इसको समझने के लिए हमें फिर से बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट 150 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी इतना समय पहले कभी आज जो मेजर और माइनर जो प्लेट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है ये 7 मेजर और माइनर प्लेट से बनी है। अर्थ नहीं, इनफैक्ट लैंड मास, यानी जिस पर हम खड़े होते हैं, जिस पर हम रहते हैं, यानी ज़मीन, अर्थ का वो पार्ट जो लैंड मास है, जो ज़मीन है, वो 7 मेजर और माइनर प्लेट से मिलकर के बना है। वास्तव में किसी टाइम में ओवरऑल आज जो हम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं वो 7 कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे। किसी समय में अर्थ पे करोड़ों साल पहले अर्थ पर ये जो कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था और इस सुपर कॉन्टिनेंट को बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था? पेंजिया बोला जाता था। ठीक है, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको पेंजिया बोला जाता था। अब सुपर कॉन्टिनेंट वो बना था कैसे? जैसे ये आप देख रहे हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक, इसके अलावा ये यूरेशिया। तो ये जो सारा है, ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। यानी एक टाइम ऐसा था आज से करोड़ों साल पहले अर्थ पर ये 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, बल्कि इन 7 कॉन्टिनेंट, ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और पूरा एक कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया कहा जाता था। अगर मान लो ये कॉन्टिनेंट मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, एग्जैक्टली अभी मुझ पर फिगर यहाँ पर है नहीं, मैं आपको अरेंज करके दूंगा। मान लो ये एक सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया, तो अगर हम इसको डिवाइड करें डायरेक्शन वाइज तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ नॉर्थ और साउथ की बात करेंगे। अगर इस कॉन्टिनेंट का जो ये वाला पार्ट था, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट था, इसको कहा जाता था अंगारा लैंड। क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड। क्या कहा जाता था इसको? अंगारा लैंड कहा जाता था। जो इसका ये साउदर्न पार्ट था, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट, साउदर्न पार्ट जो साउथ में था, इस साउदर्न पार्ट को बोला जाता था क्या? अब यहाँ चीज़ बड़ी समझने वाली है, तभी आप अपनी बुक को भी समझ पाएंगे। गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता था इसे? गोंडवाना लैंड। अपनी बुक का आप ये वाला पैराग्राफ जो है वो पढ़ सकते हैं इस वीडियो के साथ साथ, और यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, इस पेंजिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था यानी नॉर्थ में, उसको कहा जाता था क्या? अंगारा लैंड।
और जो नीचे साउदर्न पार्ट था इसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड। अगर मान लो ये पूरी दुनिया है तो आज अगर हम देखें तो इंडिया हमें यहाँ कहीं दिखाई देता है, यानी यहाँ ऊपर एशिया में, यहाँ पर नॉर्थ में दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में जब आज की तरह एशिया, यूरोप या इस तरीके के कॉन्टिनेंट नहीं थे, केवल एक ही कॉन्टिनेंट था ये बहुत बड़ा, सारी दुनिया का जितना लैंड मास है सब आपस में जॉइंट था, पूरा एक लैंड मास था, तब इंडिया जो है वास्तव में यहाँ ना हो करके यहाँ साउथ में गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। अब अगर आज के कॉन्टिनेंट देखें तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन सी कंट्री जो आज अलग अलग हो गई हैं, जो कभी एक साथ हुआ करती थी, गोंडवाना लैंड यानी इस हिस्से का साउदर्न पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट है उसका साउदर्न पार्ट हुआ करती, साउदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी, वो कौन सी थी देखिए। और सबसे पुराना, दुनिया की सबसे पुरानी ज़मीन यानी सबसे ओल्डेस्ट जो लैंड मास है वो गोंडवाना लैंड ही है। तो इसका हिस्सा कौन कौन हुआ करता था गोंडवाना लैंड का, ये देख लेते हैं। देखिए इंडिया इसी का पार्ट था। वास्तव में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों आपस में किसी टाइम में एक हुआ करते थे, यानी इनका दोनों आपस में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए थे। अब आप इस मैप से अगर समझें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसको इसीलिए कहा गया, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये यहाँ जो है यहाँ इंडिया में जुड़ा हुआ था, और इंडिया भी ऊपर ना होकर यहाँ नीचे अफ्रीका से अटैच हुआ करता था। तो ये पूरा एक हिस्सा था। इसको दोबारा से देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अटैच था, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अफ्रीका से जुड़े हुए थे। और ये अफ्रीका जो है यहाँ ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था। तो ये पूरा हिस्सा सब आपस में जुड़े हुए थे। लेटर ऑन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, उससे धीरे धीरे अलग हो गए और इंडिया ऊपर की तरफ चला गया, ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ गया। ठीक है, इस तरीके से सारे अलग अलग होते चले गए। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों इसी हिस्से के पार्ट थे, यानी कभी इंडिया अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, और बाद में प्लेट मूवमेंट की वजह से ही वो धीरे धीरे खिसक के ऊपर पहुंच गया और एशिया में जा कर के वो अटैच हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को बाद में समझेंगे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, और क्या क्या था? साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ठीक, ये सब कैसे थे? ये सब इसी के हिस्से थे। और इसके साथ एक और था, क्या? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक, ये सारे कॉन्टिनेंट जो है, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये सब पूरा एक सिंगल लैंड मास था जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। मतलब इंडिया भी यहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी यहीं था, ठीक है, साउथ अफ्रीका भी यहीं था, साउथ अमेरिका भी यहीं था, सब यहीं पर, और ये अंटार्कटिका भी यहीं पर था। यानी वास्तव में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। अगर अब आप कहेंगे कि ये एक साथ जुड़े हुए थे तो फिर इंडिया यहाँ नीचे से ऊपर कैसे पहुँच गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से उठ के यहाँ कैसे पहुँच गया, साउथ अमेरिका जो है वो यहाँ ऊपर कैसे पहुँच गया? वो ऐसे ही पहुँचे, किसकी वजह से? प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, यानी प्लेट्स के धीरे मूव करने की वजह से प्लेट्स धीरे धीरे टूटती गई, अलग होती गई, और धीरे धीरे मूव करते हुए इंडिया ऊपर की तरफ चला गया, ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट में चला गया, साउथ अमेरिका ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ मूव करता चला गया। इस तरीके से ये सारा हिस्सा जो है, ये सारे कॉन्टिनेंट, ये सारे जो कंट्री हैं या कॉन्टिनेंट हैं, ये सब अलग अलग होते चले गए। तो वास्तव में एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको क्या कहते थे? पेंजिया। ठीक, इस पेंजिया को अगर हम देखें तो इसका जो नॉर्थ वर्ड पार्ट है वो अंगारा लैंड कहलाता था, साउदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाता था जो सबसे बड़ा लैंड मास था और ओल्डेस्ट लैंड मास था। ठीक, और उस समय जैसे आज हम अगर देखें तो 7 कॉन्टिनेंट हैं और बाकी ओशन है, तो वो सबसे बड़ा ओशन आज कौन है? पैसिफिक ओशन है। लेकिन उस समय जैसे केवल 7 कॉन्टिनेंट ना होके एक कॉन्टिनेंट पेंजिया हुआ करता था, उसी तरह उस समय ओशन भी नहीं होते थे, केवल एक ही ओशन होता था, सबसे बड़ा ओशन, जिसको कहा जाता था पैथलांसा। क्या कहा जाता था? पैथलांसा। क्या कहा जाता था? पैथलांसा कहा जाता था इसको। यानी 2 चीज़ें थी अर्थ पर, एक अर्थ सरफेस यानी लैंड और दूसरा वाटर।
तो यानी एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, यानी अर्थ पर जितनी भी ज़मीन है, जितना भी लैंड मास है, वो सब एक ही जगह पर था, एक साथ जुड़ा हुआ था, और बाकी अर्थ के पूरे हिस्से में पानी ही पानी था, जो कि बहुत बड़ा ओशन था, तो जिसको पैथलांसा कहा जाता था। और जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, यानी सिंगल पूरी पृथ्वी का सारी जो ज़मीन है वो एक साथ एक ही जगह पर जुड़ी हुई थी, जिसे पेंजिया कहा जाता था, इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। लेटर ऑन ये पहले दो हिस्सों में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। बाद में गोंडवाना लैंड में ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये धीरे धीरे प्लेट्स के बार बार, यानी डाइवर्जेंट प्लेट्स और ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, ये सारी मूवमेंट की वजह से ये आपस में पूरा टूटता चला गया। टूटने के बाद ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, साउथ अफ्रीका अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, अंटार्कटिका अलग हो गया, और इस तरीके से हमें आज ये सारे कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं। इंडिया केवल अलग रहा, इंडिया ऊपर की तरफ चला गया और ये एशिया में जाकर के जुड़ गया, एशिया में जाकर के अटैच हो गया। तो इस तरीके से ये बने। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसके दो रीज़न है। पहला, इसी से हमें समझ आएगा कि इंडिया में इतने सारे माउंटेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स, इतना बड़ा हिमालयाज, ये सारी चीज़ें कैसे बनी। दूसरी चीज़, अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये चीज़ मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि इस बार CBSE ने बोला है कि आपके एग्ज़ाम जो है वो दो तरीके से होंगे, टर्म 1 एग्ज़ाम एंड टर्म 2 एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम आपके बोर्ड के दो हिस्सों में होंगे। मतलब सॉरी, ये तो 9th का है, लेकिन फिर भी MCQs जो हैं, MCQ बेस्ड हो सकता है आपका पेपर, या MCQ उसमें बहुत सारे रहते हैं। तो इसमें MCQ कैसे मिलेंगे, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, क्या होगा इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्या करेगा, क्वेश्चन देगा विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी कि 1 2 3 ये 4 दे दिए और एक कोई और ऑप्शन दे दिया, और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको ये याद होगा कि ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, तो आप बता सकेंगे कि कौन सा पार्ट है या कौन सा पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या सुपर कॉन्टिनेंट जो था उसका नाम क्या था, पेंजिया था। जो सबसे बड़ा उस समय एक सिंगल ओशन था उसको पैथलांसा कहा जाता था, या उसके साउदर्न पार्ट को क्या कहा जाता था, पेंजिया के गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो इस तरीके से ये अलग अलग हिस्सों में बटा, और इसी तरीके से ये प्लेट्स जो हैं डिवाइड हुई। मतलब वास्तव में पूरी एक प्लेट थी, पूरा एक लैंड मास था, जो प्लेट मूवमेंट की वजह से धीरे धीरे 7 मेजर और माइनर प्लेट्स में टूट गया। उसमें से कुछ प्लेट्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरी एक थी, साउथ अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इस तरीके से ये 7 मेजर और माइनर प्लेट हैं। और यहाँ सिर्फ अभी आपको 4 ही दिख रही हैं, 3 और हैं जो कि अंगारा लैंड से, ये भी ऊपर का हिस्सा टूटा और इससे बनी। अब बचे हुए कॉन्टिनेंट आप इससे आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कौन से इससे जो टूट कर बने होंगे वो कौन से होंगे। एक आपका नॉर्थ अमेरिका होगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो जाएगी एक आपकी, ठीक। एक हो जाएगा पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, और लास्ट जो होगा आपका वो होगा यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट क्यों है ये भी बता देता हूँ मैं। यूरेशियन प्लेट मतलब यूरोप और एशिया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आज भी तो हम देखें, ये वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूरेशियन प्लेट लिखा है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये तो एशिया है, और ये जो हिस्सा है हमारे पास ये क्या है, ये यूरोप का हिस्सा है। तो यूरोप और एशिया दोनों आज भी आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी बने किससे हैं, ये बने हैं किससे, ये अंगारा लैंड से बने हैं। यानी जब ये नॉर्दर्न पार्ट टूटा तो इससे नॉर्थ अमेरिका निकल करके इधर आ गया, अलग हो गया, ठीक। पैसिफिक प्लेट, यानी जब ये और साउथ अमेरिका दोनों अलग हुए तो इनके बीच में क्या हुआ, एक कॉन्टिनेंटल रिफ्ट बन गई। कहने का मतलब बीच में जो स्पेस हुआ तो उसमें कौन आ गया, जो वाटर बॉडी थी, पैथलांसा जो ओशियन था, इसका वाटर जो है वो उसके बीच में आ गया, और वही बना पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्लेट। उसी को आज हम पैसिफिक प्लेट कहते हैं। यानी इनके बीच में फिर जगह जगह जहाँ जहाँ वाटर आ गया वहीं अलग अलग ओशन और अलग अलग सी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। और लेकिन यूरोप और एशिया जो आपस में जुड़े रहे तो उससे क्या बना, यूरेशियन प्लेट बनी। यानी और यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है, वास्तव में देखा जाए मैप में भी तो आपको यूरोप और एशिया दोनों आपस में जुड़े मिलेंगे, आप पहचान नहीं कर सकते। लेकिन यूरोप और एशिया जब मिले हैं, एशियन प्लेट जब अलग हुई और यूरोप की प्लेट दोनों आपस में आके मिली
तो उससे जो फोल्डिंग हुई, उस फोल्डिंग से वहाँ पर यूराल माउंटेन रेंज बनी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया जब नीचे से खिसक के ऊपर एशिया में जाके टकराया और धीरे धीरे ये कोलिजन, ये फोल्ड लगातार चलता रहा, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री चलती रही और फोल्ड बनते रहे, तो उससे फोल्डेड माउंटेन बने, यानी हिमालयन माउंटेन बने एशिया में। वहीं यूरोप और एशिया की जो प्लेट जब आपस में कोलाइड किया, यानी आपस में वो जो कन्वर्जेंट बाउंड्री थी वो आपस में मिली, बार बार टकराने से उनके फोल्ड से जो माउंटेन बने वो बने यूराल माउंटेन रेंज। जैसे यहाँ हिमालयन माउंटेन रेंज बनी, वैसे ही वहाँ पर यूराल माउंटेन रेंज बनी। और यही यूराल माउंटेन रेंज से, यानी यूराल माउंटेन के उस पार वाला एरिया कहलाता है, यानी जो ईस्ट वर्ड एरिया है वो कहलाता है एशिया, और इस पार का जो एरिया है यानी कि वेस्ट वर्ड एरिया है वो कहलाता है क्या, यूरोप। तो यूरोप और एशिया पूरा एक लैंड मास बना, लेकिन इनके बीच में जो नई माउंटेन रेंज आई उससे ये दोनों डिवाइड हुए, एक यूरोप बन गया और दूसरा एशिया बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 मेजर और माइनर प्लेट बनी। तो यहाँ हमने फिलहाल ये जाना कि 7 मेजर और माइनर प्लेट्स कौन कौन सी हैं। कई बार इन प्लेट्स के सिर्फ नेम लिखने को आते हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये बने हैं कैसे, गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। ये याद रखना होगा कि कौन सा गोंडवाना लैंड का पार्ट था, कौन सा अंगारा लैंड का पार्ट था। ठीक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये सब अंगारा लैंड के पार्ट थे। तो इस तरीके से ये 7 कॉन्टिनेंट स्टार्टिंग में एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये 7 कॉन्टिनेंट बाद में बने हैं। किस वजह से बने हैं, वही जो हमने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट के मूवमेंट से, और साथ में प्लेट के जो 3 तरीके के मूवमेंट मैंने आपको बताए थे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इनसे बने हैं। यानी प्लेट्स के लगातार टकराने से, अलग अलग चेंज होने से, उस तरीके से ये सारे बने हुए हैं। ठीक, तो ये चीज़ तो समझ आई कि कॉन्टिनेंट कैसे बने और इंडिया किस तरीके से फॉर्म हुआ। अब चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी हम इंडिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में जो फिजिकल फीचर हैं, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सब आखिर बने कैसे, और इंडिया का ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कैसे बना। ठीक है, ये वाला पार्ट इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया, ये कैसे बना, ये जो प्लेट्यू वाला पार्ट है ये कैसे बना, ऊपर हिमालय है तो वो कैसे बना, ये सारी चीज़ें किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई, उसको जानने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो अब मैं बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, अब हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ इंडिया की बात यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, और अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो इंडिया के फिजिकल फीचर हैं वो किस तरीके से इस प्लेट मूवमेंट की वजह से बने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा है कि प्लेट मूवमेंट की वजह से ही जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो अलग अलग हिस्सों में ब्रेक हुआ, टूटता गया, और हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अभी और क्लियर करूँगा, आपको और अच्छे से समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। देखिए, ये सिर्फ मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ एक, जिससे आपको ये थोड़ा सा समझ में आता रहेगा। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया। ठीक, अब इंडिया जो है वो यहाँ पर था। अब यहाँ से इंडिया ने मूव करना शुरू किया, धीरे धीरे यहाँ से टूटा, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, और ये जो एशिया है यहाँ आके जब ये टकराई प्लेट, तो 2 प्लेट थी, एक ये वाली प्लेट, ठीक, और एक ये वाली प्लेट, मतलब ये तो एशिया की प्लेट हो गई, और ये नीचे से इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है खिसकता हुआ ये। तो ये जब यहाँ जाके टकराया, यानी 2 प्लेट जब आपस में क्या हुई, कोलाइड हो गई। मैंने कल भी बताया था, एक प्लेट ये है ऊपर, और एक ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, यानी यहाँ से टूटी और ऊपर जा रही थी अलग होकर के। तो जैसे जैसे ऊपर गई और जब ये यहाँ जा कर के टकराई, तो इससे क्या हुआ, इसमें फोल्ड्स बन गए। ठीक, और इन्हीं फोल्ड से बने क्या, और ये जो टकराने की प्रोसेस है ये लगातार चलती रही, एक दिन में नहीं, ये प्रोसेस धीरे धीरे चलती रही, लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलती रही, लाखों करोड़ों साल तक ये प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे चलती रही, और ये फोल्ड्स जो हैं और बड़े होते गए, और तब जाके हमें मिली क्या, हिमालयन रेंज। क्या मिली,
हिमालयन माउंटेन रेंज एशिया में बनी। इसी वजह से इंडिया का जो अपर पार्ट है, क्योंकि वही जाकर के एशिया से टकराया था, अटैच हुआ था एशियन प्लेट से, जिससे वो कन्वर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट हुआ और वहाँ फोल्ड बने, और इस फोल्ड से ही हिमालयन माउंटेन हमें इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया ऊपर नॉर्थ की तरफ ही खिसकता हुआ यहाँ से टूटा और नॉर्थ की तरफ जा रहा था। अब चूँकि जब इंडिया यहाँ से अलग हुआ तो कुछ इस डिज़ाइन में अलग हुआ, मतलब अपने इस पार्ट से ये यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ था और यहाँ से टूट के ये पूरा इस तरीके से ऐसे ठीक इस तरीके से ये यहाँ से टूटा और ऊपर की तरफ चल दिया। तो क्या हुआ, जब ये ऊपर की तरफ निकल गया तो इसका ऊपर वाला हिस्सा तो ऐसा ही चौड़ा लैंड मास था और नीचे वाला हिस्सा ये इस तरीके का था, लेकिन अभी भी ये पेनिनसुलर नहीं बन सकता था। लेकिन पेनिनसुलर क्यों बन गया, ये उसका रीज़न था कि ये वाला हिस्सा यहाँ से जब टूट गया तो एशिया के नीचे खाली जगह रह गई, और वो जगह किसने ले ली, ओशियन ने ले ली। किसने ले ली, ओशन ने ले ली। वास्तव में इस ओशन को जो बीच में जब ये दोनों अलग अलग हुए, यानी कि पेंजिया जब यहाँ से दो हिस्सों में बटा तो इसके बीच में आ गया वाटर बॉडीज़ यानी ओशियन, और उस समय इसको ये बीच में मैंने कहा सी और ओशियन, तो इसको उस समय कहा गया टेथिस सी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, टेथिस सी। किस नाम से जाना जाता था इसको, टेथिस सी। फिर से समझ लीजिए एक बार, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके चारों तरफ पानी था पूरी अर्थ पर, यानी बहुत बड़ा ओशन था। उस ओशन के अंदर बीच में क्या था, पेंजिया, ये सुपर कॉन्टिनेंट था। चारों तरफ ओशन था जिसको पैथलांसा ओशन कहा जाता था, ठीक है। और जब ये पेंजिया दो हिस्सों में टूटा तो इसके बीच में जगह बनी, यानी रिफ्ट बन गई, और उस रिफ्ट के बीच में क्या आ गया, वाटर बॉडीज़ आ गई, यानी पानी जो ओशन का है वो इसके बीच में आया, तो एक सी बन गया। उस सी को यहाँ पर इस एरिया में उस सी को कहा गया टेथिस सी। और बाद में इंडिया जब यहाँ से इस टेथिस सी के ऊपर से होकर के निकला तो क्या हुआ, इंडिया ऊपर जाके एशिया में जब टकराया तो उससे फोल्ड माउंटेन बन गए, हिमालयन रेंज बन गई। और जो टेथिस सी में इसका जो पार्ट रह गया, नीचे वाला लोअर पार्ट जो टेथिस सी में रह गया, वो कहलाया पेनिनसुला, क्योंकि इसके आसपास कोई भी लैंड मास नहीं रहा, क्योंकि इसके साथ इस हिस्से में जो ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था वो तो खिसक करके यहाँ पहुँच गया। यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो एक प्लेट थी उसके दो टुकड़े हो गए, और ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, इंडिया यहाँ ऊपर की तरफ टेथिस सी पार करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। तो इसका साउदर्न पार्ट इंडियन लैंड मास का वो टेथिस सी में रह गया, ठीक। तो ये पेनिनसुलर पार्ट बन गया और ये आपका हिमालयन रेंज बन गई। इस तरीके से हिमालयन रेंज बनी। लेकिन अब भी एक समस्या थी कि अभी भी हमारे पास आता कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने। नॉर्दर्न प्लेन्स ऐसे बने कि जैसे इंडिया जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसकी खुद की जो प्लेट्स थी उस समय, क्योंकि कोई पॉपुलेशन तो थी नहीं उस समय पृथ्वी पर, इंसानों की तो छोड़िए, केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही शायद उस समय रहे होंगे, जानवर वगैरह ये कोई भी चीज़ उस समय अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। ह्यूमन बींग छोड़िए, लिविंग बींग्स किसी भी तरीके के उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस समय शुरुआत हुई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बनने की, यानी पृथ्वी पर जीवन जो है वो अब शुरू हो रहा था इसी मूवमेंट के दौरान अर्थ पर, ठीक। धीरे धीरे ये जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो दोनों तरफ से इस पे भी फोर्स लग रहे थे, और वास्तव में जब ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ बीच में, यानी जो पूरा इंडिया का मैप है जहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन है, इसको इससे और समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो हिस्सा है जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये वाला पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये हिस्सा क्या हुआ, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते गए माउंटेन्स बनते गए, यानी जितना टकराता था तो इसका जो अपर पार्ट है वो उतना ही खिसक करके ऊपर फोल्ड की तरफ चला जाता था। तो पीछे जो नीचे की जगह है वो लगातार कैसी हो गई, वो खाली होती चली गई। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये तो इंडिया में कभी था ही नहीं, ये कब आया, ये तो कोलिजन के, वास्तव में इंडिया सिर्फ ये था यहाँ पर इतना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ टकराता था एशिया से तो क्या होता था, उस टकराव की वजह से क्या होता था, ये फोल्ड माउंटेन इस तरीके से ये माउंटेन ऊपर की तरफ ऐसे निकलते जा रहे थे। लेकिन ये निकल तो यहीं से रहे होंगे इसी लैंड मास में से खिसक के, तो यहाँ पर ये जगह जो है वो धीरे धीरे खाली होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ की ज़मीन खिसक के ऊपर माउंटेन के रूप में बाहर आती जा रही थी, यानी हिमालय जो है वो यहाँ से बाहर निकल रहा था। तो इस हिस्से में क्या रह गया, खाली जगह रह गई।
यहाँ रिफ्ट बन गई, जब ये खाली जगह रह गई, लेकिन जब हिमालय बना और उसकी ऊंचाई ज़्यादा हुई, उस पर बर्फ़ गिरी, तो उससे लगातार रिवर निकलनी शुरू हुई, ग्लेशियर पिघले, उनसे रिवर निकली, मतलब जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर निकली, इनकी ट्रिब्यूटरीज निकली, और कई आज से थोड़ी लाखों सालों से ये रिवर जो है वो लगातार हिमालय से निकली हैं और लगातार बह रही हैं। तो इनसे जो पानी और इनके साथ जो डिपॉजिट यानी मिट्टी, कीचड़ या उसके अलावा और भी जो रॉक पार्टिकल्स हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है, सिल्ट है, क्ले है, मड है, ये सारी चीज़ें इनके साथ लाखों सालों तक इस खाली स्पेस में आती गई और इस गड्ढे को, इस खाली जगह को उन्होंने भर दिया और इसको बिल्कुल प्लेन बना दिया, और यही बाद में बन गया पूरा बहुत बड़ा हिस्सा, ये बना क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हमने देखा कि हिमालयन माउंटेन कैसे बने, नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, ठीक है। अब चूंकि हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा है, यानी इस वाले पार्ट का, ये तो ऊपर की तरफ खिसक रहा, माउंटेन बन रहा है, यहाँ जगह बन रही है, तो जो नीचे का यहाँ पर हिस्सा था वो भी ऊपर की तरफ धीरे धीरे आया, लेकिन यहाँ पर जब प्लेन, ये रिवर ने, यहाँ पर रिवर फ्लो ने यहाँ का सारा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से फ्लैट कर दिया, उसको भर दिया, तो यहाँ अब ऊपर खिसकने के लिए जगह रह नहीं गई। तो यहाँ का जो रॉक का जो एरिया बना वो कहलाया क्या, ये प्लेट्यू कहलाया। इसमें, इस हिस्से में इंडिया में उस समय, क्योंकि इंडिया में तो वास्तव में कोई वॉल्केनो है नहीं, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में ब्लैक सॉइल मिलती है, और ब्लैक सॉइल जो है वो किससे बनती है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा बाहर निकलता है, वो लावा जब ठंडा होता है और उससे जो रॉक बनती है, उन्हीं रॉक से ये काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल बनती है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि इंडिया में जब कोई, आज के समय में कोई वॉल्केनो है ही नहीं, तो फिर ये ब्लैक सॉइल आई कहाँ से, क्योंकि ब्लैक सॉइल तो बनती ही वॉल्केनिक इरप्शन के से जो मैग्मा निकलता है उसके ठंडा होने से, उसके इरोजन से जो सॉइल फॉर्म होती है उसी से ही बनती है। लेकिन जब इंडिया में वॉल्केनो है ही नहीं, तो ये आई कहाँ से, तो कहाँ से आई, क्योंकि इंडिया जब अफ्रीका का पार्ट था, साउथ अफ्रीका का पार्ट था, तब वहाँ पर वॉल्केनोज हुआ करते थे, और उन वॉल्केनोज से ही इसका, ये महाराष्ट्र और गुजरात का ये वाला जो पार्ट है, ये उन वॉल्केनोज की से जो मैग्मा कभी निकला होगा आज से करोड़ों साल पहले, ये उनके जमाव से, उनकी रॉक से ही ये सॉइल यहाँ की फॉर्म हुई है, इसीलिए यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जब जितना आप डीप में जाओगे ज्योग्राफी में, उतनी सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी इसी तरीके से बना, ठीक, और नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयाज़, ये सारी चीज़ें इस तरीके से बनी हैं। अब कोस्टल प्लेन्स वगैरह हैं, ये कैसे बन गए, बहुत सिंपल है कि जब ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ चला गया और इसके आसपास यहाँ कोई लैंड एरिया तो रहा नहीं, और ये इसके दोनों तरफ क्या आ गया, सी आ गया, और यानी इंडियन ओशन जिसको आज हम कहते हैं, तब टेथिस सी था, और ये बे ऑफ बंगाल बन गई, अरेबियन सी बन गया लेटर ऑन धीरे धीरे डेवलप होकर के। तो ये जब पेनिनसुलर पार्ट बना, इसके दोनों तरफ ये क्या बन गई, अब इंडिया की कोस्ट लाइन बन गई, क्योंकि इधर भी ओशियनिक बाउंड्री, इधर भी ओशियनिक बाउंड्री, यानी यहाँ भी वाटर बॉडी, यहाँ भी वाटर बॉडी, यहाँ भी वाटर बॉडी, तो ये पूरा क्या बन गया, कोस्ट लाइन बन गई, यानी समुद्र के किनारे का पूरा एरिया बन गया। और समुद्र के किनारे का ये जो इसकी बाउंड्रीज थी, ये बन गए क्या, कोस्टल प्लेन्स, बीच में पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे ऊपर हिमालयाज, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स, क्लियर। और ये हिस्सा लेटर ऑन जो अलग यहाँ पर रहा, ये राजस्थान का पार्ट है, वेस्ट इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ डेजर्ट डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ जब इंडिया नीचे से ऊपर की तरफ आ गया और यहाँ पर बारिश वगैरह लगातार, मतलब हज़ारों सालों तक कम हुई, तो धीरे धीरे यहाँ की जो सॉइल है वो धीरे धीरे सैंड में कन्वर्ट हो गई, यानी मॉइस्चर उसमें से धीरे धीरे कम होता रहा, बारिश हुई नहीं कभी, तो इस तरीके से ये हिस्सा जो है वो रेत में कन्वर्ट हो गया, यानी सैंड में बदल गया, तो इस तरीके से यहाँ पर डेजर्ट भी कन्वर्ट हुए। तो यहाँ हमने देखा कि सारे जितने भी रिलीफ फीचर इंडिया में हमें मिल रहे हैं, चाहे हिमालयाज हो, नॉर्दर्न प्लेन्स हो, कोस्टल प्लेन्स हो, प्लेट्यू हो, ये सब बने किससे हैं, ये सब प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी की वजह से ही बने हैं। तो यही मैंने आज आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि 7 कॉन्टिनेंट कैसे बने और किस तरीके से इंडिया बना आज एग्जिस्टिंग कंडीशन में, जैसा हम इंडिया देखते हैं वास्तव में ये यहाँ पर नहीं था। और कहना भी ये है जियो साइंटिस्ट का कि एक टाइम वापस ऐसा ही आएगा, यानी कॉन्टिनेंट ये अब भी लगातार मूव कर रहे हैं, मतलब ये जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट है ये अभी भी एक जगह स्टेबल नहीं है, ये अभी भी लगातार इनमें मूवमेंट हो रहा है, ये मूव धीरे धीरे कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये मूव होकर के वापस से फिर किसी न किसी दिन जुड़ जाएंगे, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, यानी जो स्टार्टिंग एज थी पेंजिया वाली, ये सारे कॉन्टिनेंट किसी न किसी दिन फिर कभी इन फ्यूचर ये एक हो जाएंगे और फिर से ओशियन एक और एक ही कॉन्टिनेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा। और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी कि ये जो थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक्स की, नहीं, ये जो थ्योरी थी कि पहले केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही ओशन था, उसके दो हिस्से हुए, सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग बने, किस तरीके से बने, ये सारी थ्योरी देने वाले एक जियो साइंटिस्ट थे और उन जियो साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, ये नाम आप याद रखिएगा, अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था इनका? अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर नाम था इनका, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक जियो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी थी? यही प्लेट टेक्टोनिक्स वाली, और साथ में ये सुपर कॉन्टिनेंट वाली जो थ्योरी थी, यानी कॉन्टिनेंट के ओरिजिन की जो थ्योरी कि कॉन्टिनेंट कैसे बने, वो थ्योरी इन्होंने दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम इंडिया के हमने पता लगा ही लिया यहाँ पर कि किस तरीके से बनेंगे कॉन्टिनेंट, कैसे बने, इंडिया में रिलीफ फीचर कैसे बने। तो अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि इंडिया में रिलीफ फीचर जो हैं इनकी डिटेल्स क्या क्या हैं, क्या इनकी लंबाई चौड़ाई है, माउंटेन पीक्स कहाँ पर हैं, कैसे हैं इंडिया में, क्या क्या चीज़ें रिलीफ फीचर हैं, फिजिकल फीचर क्या क्या हैं, डिटेल में हम अपने अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है।